आज हम चैप्टर 9 उपसंयोजन यौगिक के अंदर प्रकाशिक समयावता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो कल की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में हमने समयावता का टॉपिक स्टार्ट किया था और उस समयावता में हमने त्रिविम समयावता के अंदर ज्यामितीय समयावता हमने पढ़ ली थी। और उसके बाद आज की हमें इस क्लास में प्रकाशिक समयावता अर्थात ध्रुवण समयावता के बारे में बात करनी है। उससे पहले कल वाली क्लास का 2 मिनट के लिए हम फटाफट दोहरान करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था समयावता, जिसको हमने इंग्लिश में नाम क्या दिया था, आइसोमेरिज्म। तो समयावता के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र या उनकी त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समावयवी और इस गुण को समयावता कहते हैं। फिर इस समयावता को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक समयावता को हमने नाम दिया था त्रिविम समयावता और दूसरे को हमने नाम दिया था संरचनात्मक समयावता। तो त्रिविम समयावता को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियो समयावता। इस समयावता में क्या होता है कि केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, इतना हमने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो त्रिविम समयावता होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 ज्यामितीय समयावता, जिसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब विशेष बात आपको जो पकड़नी है कल वाले में रिवीजन में कि ज्यामितीय समयावता पहले बात तो किस प्रकार के संकुलों में पाई जाती है, हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिकों में। हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिकों में कौन सी समयावता, ज्यामितीय समयावता। और इस ज्यामितीय समयावता में जो रूप बनते हैं, अलग अलग कंपाउंड जो बनते हैं, उनको हम नॉर्मली समपक्ष तथा विपक्ष रूप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में कहना चाहिए तो सिस एंड ट्रांस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर बात हुई। इसके बाद ज्यामितीय समयावता किन प्रकार के यौगिकों में होगी, तो समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में। समन्वय संख्या 4 में 2 प्रकार के यौगिक होंगे, एक तो होगा sp3d वाले, एक dsp2 वाले। sp3 वालों की आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय। dsp2 वालों की आकृति कैसी होती है, वर्ग समतलीय। और हमने कल क्लास में बात की थी कि चतुष्फलकीय यौगिकों में, कौन से में, चतुष्फलकीय यौगिकों में ज्यामितीय समयावता नहीं पाई जाती, क्योंकि इनमें बंद कोण का मान क्या होता है, बंद कोण कितना होता है चतुष्फलकीय यौगिकों में, 109 डिग्री 28 मिनट। बंद कोण का मान क्या होता है, समान होता है। इसके बाद वर्ग समतलीय यौगिकों में मैंने एक बात देखना था, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको ये समझाया था, MX2L2। चाहो तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, MA2B2, दोनों एक है, जो पसंद आए आप लिख सकते हो। इसमें एक रूप समपक्ष बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, विपक्ष। इसके बाद समन्वय संख्या में 6 में 3 प्रकार के कंपाउंड हमने लिखे थे, वो बिल्कुल क्लियर होने से। समन्वय संख्या 6 में कितने प्रकार के कंपाउंड लिखे थे, 3 प्रकार के। पहला हमने लिखा था MX2L4, इसको लिखने का तरीका, दूसरा तरीका क्या था, आप चाहो तो MB2A4 लिखा था मैंने। दूसरा MX2LL, ये क्या था, द्वितंतुक लिगेंड युक्त है, इसको इधर लिखना चाहो तो MB2AA, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और तीसरा किस प्रकार का कंपाउंड था, MX3L3, ये इतना हमने पढ़ा था। अब देख लो, ये जो कंपाउंड आपके कौन सा, ये और ये, इनमें कौन से रूप बनते हैं आपके, समपक्ष और विपक्ष रूप का निर्माण होता है। लेकिन इस रूप के लिए मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी, क्या इसमें समपक्ष और विपक्ष नहीं बनते हैं। अगर 3 लिगेंड, कितने, अगर 3 लिगेंड एक तरफ हो तो उसके लिए हम नाम क्या लेते हैं,
फलकीय शॉर्ट में लिख सकते हैं FAC फेस। और अगर तीनों लिगेंड अष्टफलक के एक कोनों की तरफ एक तरफ ना हो तो उसके लिए हम शब्द लेते हैं रेखांशिक, जिसके लिए हम शॉर्ट में शब्द क्या लेते हैं, मर शब्द का यूज करते हैं। ये बातें मैंने अपनी लास्ट क्लास में की थी और इसको मैंने 1 मिनट में आपको रिवीजन करवा दिया है, और जिन्होंने अगर नहीं अटेंड किए तो वो इसको अटेंड कर लेना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो नए स्टूडेंट है, ठीक है। अब इस त्रिविम समयावस्था में एक समयावस्था तो कौन सी होगी, ज्यामितीय समयावस्था। दूसरी समयावस्था जिसकी हम बात करेंगे वो कौन सी है, आपकी प्रकाशिक समयावस्था। इस प्रकाशिक समयावस्था को हम ध्रुवण समयावस्था कह सकते हैं, इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये नॉर्मल मैंने 1 मिनट के लिए रिवीजन करवा दिया, जिससे आपको इजीली समझ में भी आ जाए और आपको याद भी रह जाए। अब देखो बेटा, हम आगे बात करें तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रकाशिक समयावस्था, ध्रुवण समयावस्था, इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समयावस्था, ध्रुवण समयावस्था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले आपकी ये बात बनेगी कि प्रकाशिक समयावस्था या ध्रुवण समयावस्था किसे कहते हैं। देखो बेटा, प्रकाश के बारे में जानते हो, एक प्रकाश होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। किसकी बात कर रहा हूं मैं, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी कंपाउंड में से आप गुजारते हो, यहाँ मैंने कोई कंपाउंड दिया, इस कंपाउंड में से मैं क्या गुजार रहा हूँ, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारता हूँ। तो अगर ये यौगिक प्रकाश के तल को या तो घुमा दे दाईं ओर या घुमा दे बाईं ओर, तो ऐसे कंपाउंड आपको क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक समावयवी, और इस घटना को प्रकाशिक समयावस्था कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देखो यहाँ हम लिख रहे हैं कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं या घूर्णित कर देते हैं, घुमा देते हैं, उन्हें प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, उन्हें प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। और इस गुण को प्रकाशिक समयावस्था कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाशिक समयावस्था कहते हैं। अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी पहले पढ़ा नहीं होगा या समझा नहीं होगा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। देखो बेटा, प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में, अगर प्रकाश को माने तो प्रकाश का जो होता है वो सभी दिशाओं में कंपन करता है। लेकिन जब प्रकाश को किसी पेड़जम में से गुजारते हैं तो उसका जो कंपन होता है वो केवल एक ही तल में कंपन करेगा। जैसे इस श्वेत प्रकाश को, किस प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को हमने क्या किया, एक पेड़जम में से गुजार दिया, तो अब इसमें केवल कंपन केवल एक ही दिशा में होता है। ऐसे प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। बाकी इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है, उसमें काफ़ी चीज़ें इससे रिलेटेड बताई हुई, वो भी आप देख सकते हो। तो ये तो हो गई परिभाषा कि
वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश, कौन से प्रकाश को, पहले तो ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक समावयवी, और इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अब दो शब्द, आपने बहुत बार ये किसी कंपाउंड के नीचे देखा होगा डी या ए लिखा होता है। ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं उनको हम डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं उन्हें एल या माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या उन्हें एल या माइनस समावयवी कहा जाता है। लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को, ऐसे यौगिक जो प्रकाश, बेटा कौन सा, समतल ध्रुवित प्रकाश, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं, जो दाईं ओर घुमा देते हैं उन्हें डी या प्लस समावयवी एवं जो बाईं ओर घुमा देते हैं उन्हें एल या माइनस समावयवी कहते हैं, या के द्वारा रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता समावयवी कहते हैं। तो सिंपल सी बात, कोई विशेष बात नहीं है, आप एक दो बार पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको इजीली याद हो जाएगा। अब देखो इसकी आगे बात करें, इतनी बात तो हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, जो यौगिक प्रकाश के तल को किधर घुमाएगा, दाईं ओर घुमाएगा, राइट साइड घुमाता है, उनके लिए आप डी या प्लस शब्द का प्रयोग करोगे, और जो बाईं ओर घुमाएगा उसके लिए हम एल या माइनस शब्द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से एक दो बातें और करते हैं कि होता क्या, ये जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब आप अपने दर्पण में शक्ल सेम आप जैसी नजर आएगी, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन सबसे विशेष बात एक है कि ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। जैसे आपको एग्जांपल समझाऊं, ये हाथ दोनों, अगर आप इन हाथों को देखो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इस हाथ को मैंने इसके ऊपर रखा तो इसने इनको पूर्ण रूप से नहीं देख पाया। अब ऐसे नहीं, आप लोग इसको ऐसे करो, ऐसे रख लो, ऐसा नहीं करना कि ये हाथ एक दूसरे के बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब है, इसको मैंने इसके ऊपर रखूँगा तो ये पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं हो पाते। तो ध्यान रखना कि ये जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये प्रकाशिक समावयवी, ये प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं, अतः इन्हें प्रतिबिंब समावयवी या एंटी ऑमर भी कहते हैं। अर्थात ये जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे की फोटोकॉपी होगी, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, लेकिन सबसे विशेष बात आपको याद करनी है कि ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, अतः इन्हें हम क्या बोल सकते हैं,
प्रतिबिंब समावयवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीओमर भी कहते हैं। एक भी सोच, जिन यौगिकों में सममिति तत्व क्या होता है? जिन यौगिकों में सममिति तत्व उपस्थित होता है उन यौगिकों में प्रकाशिक समयवत्ता कभी भी नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो अणु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, जो अणु या आयन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हें किरेल या कायरल कहा जाता है। किरेल या कायरल कहा जाता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। लिख देते एक दो बात है कि जो अणु या आयन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें किरेल या कायरल अणु कहते हैं। ठीक है। और विशेष बात क्या करनी थी कि प्रकाशिक समावयवियों में मतलब अगर किसी यौगिक में सममिति तत्व उपस्थित है तो वो प्रकाशिक समयवत्ता नहीं दर्शाता। तो इसके लिए एक सिंपल सी आप छोटी सी लाइन बिल लिख सकते हो कि प्रकाशिक समावयवी में यौगिकों में सममिति तत्व उपस्थित नहीं होता है। प्रकाशिक समावयवी यौगिकों में कौन सा तत्व नहीं होता है, ये अपने को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इनके अंदर सममिति तत्व उपस्थित नहीं होता है। और बेटा ये सममिति तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सममिति तत्व की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वैसे ये अपने सिलेबस में नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। एक तो होता है सममिति तल, दूसरा होता है सममिति अक्ष और तीसरा होता है सममिति केंद्र। इन तीनों को हम बोलते हैं सममिति तत्व। अगर इन तीनों में से एक भी अगर किसी यौगिक में उपस्थित है तो वो कंपाउंड प्रकाशिक समयवत्ता प्रदर्शित नहीं करता। तो ये तो थी केवल प्रकाशिक समयवत्ता के बारे में कंसेप्टली बातें जो हमें नॉर्मली 1-2 बार पढ़ने पर याद हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल और किन किन प्रकार के यौगिकों में प्रकाशिक समयवत्ता पाई जाती है, ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रकाशिक समयवत्ता किन यौगिकों में जिनमें सममिति तत्व उपस्थित नहीं होता है उन्हीं यौगिकों में पाई जाएगी। जैसे ये सममिति तत्व के रूप में सममिति तल, सममिति अक्ष या सममिति केंद्र हो सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इस प्रकाशिक समयवत्ता या ध्रुवण समयवत्ता के बारे में आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो हम आगे बात करें तो इसको मिटाते हैं। अब वही कि समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6। तो समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ध्यान में ये प्रकाशिक समयवत्ता केवल हम उन यौगिकों की बात करें, कौन से कंपाउंड? उपसहसंयोजन यौगिक। क्योंकि चैप्टर ये हम किसका पढ़े? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो चैप्टर किसका पढ़े हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो बात करते हैं प्रकाशिक समयवत्ता या ध्रुवण समयवत्ता के बारे में। अब एक बार बात करें प्रकाशिक समयवत्ता या ध्रुवण समयवत्ता। तो समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 दोनों प्रकार के यौगिकों में प्रकाशिक समयवत्ता पाई जाती है। बट प्रकाशिक समयवत्ता काफ़ी बड़ी है। केवल मैं यहाँ उतनी बात करने वाला जितनी अपनी इस NCERT बुक में चैप्टर नंबर 9 के अंदर इसके बारे में दिया हुआ है। तो अब देखो प्रकाशिक समयवत्ता अगर हम 2 प्रकार के कंपाउंड में डिवाइड करना चाहें तो एक तो समन्वय संख्या, इसकी बात करें समन्वय संख्या 4। अब आपको पता समन्वय संख्या 4 है तो ये 2 प्रकार के यौगिक होंगे। यहाँ पे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन सा? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय संरचना कब बनती है? जब संकरण होता है DsP2, कल भी बात हुई थी। दूसरा, अगर आकृति क्या हो?
चतुष्फलकीय तो संकरण होगा sp3। देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, आपने ज्यामितीय समवायता पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा था ज्यामितीय समवायता चतुष्फलकीय यौगिकों में नहीं होती है, जबकि वर्ग समतलीय यौगिकों में ज्यामितीय समवायता होती है। लेकिन जब हम प्रकाशिक समवायता की बात करेंगे तो वर्ग समतलीय यौगिकों में प्रकाशिक समवायता नहीं पाई जाती। किसमें पाई जाती है? चतुष्फलकीय यौगिकों में। तो क्वेश्चन अच्छा बन गया कि वर्ग समतलीय यौगिकों में ज्यामितीय समवायता, वर्ग समतलीय यौगिकों में प्रकाशिक समवायता क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि बेटा वर्ग समतलीय जो यौगिक होते हैं इनके अंदर सममितित तल उपस्थित होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो सममितित तल उपस्थित होने के कारण वर्ग समतलीय यौगिकों में प्रकाशिक समवायता नहीं पाई जाती और बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो हम बात करें इसके लिए कि वर्ग समतलीय यौगिक, तो यहाँ लिख सकते हो आप कि प्रकाशिक समवायता नहीं पाई जाती, लिख देते हो यहाँ पे कि जब समझ जाओगे वर्ग समतलीय, ये इसको चलो बेटा मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा कि वर्ग समतलीय यौगिकों में प्रकाशिक समवायता नहीं पाई जाती है क्योंकि वर्ग समतलीय यौगिकों में प्रकाशिक समवायता नहीं पाई जाती है क्योंकि इनमें सममिति तल उपस्थित होता है। इनमें कौन सा तल बेटा? सममिति तल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ से अलग से और कर दूं कि जैसे क्लियर आ जाए कि सीधा क्वेश्चन आ जाए कि वर्ग समतलीय यौगिकों में कौन सी समवायता प्रकाशिक समवायता नहीं पाई जाती, तो इसका क्या कारण लिखोगे? क्योंकि इनमें क्या होता है? सममितित तल। क्योंकि सममितित तल का मतलब जिस कंपाउंड को आप बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर सको, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर सके, उस तल को क्या कहते हैं? सममिति तल। जैसे इस पेन को अगर मैं यहाँ बीच में से डिवाइड कर देता हूँ तो वो तल कौन सा? सममिति तल। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय यौगिक। तो चतुष्फलकीय यौगिकों में इनमें एक विशेष ही यौगिकों के अंदर प्रकाशिक समवायता होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है एम तो इसको ऐसे लिखेंगे MXL2 या इसको आप चाहो तो लिख सकते हो MAB2। अब बेटा यहां समझना विशेष बात जो आपके लिए काम की है। देखो कोष्ठक के अंदर दो लिखे ए और बी, इसका मतलब द्विदंतो लिगेंड हो गया। अगर आपको याद हो तो आपने लिखा था ए, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करें? द्विदंतो लिगेंड। तो यहां लिखा ए बी, ये भी द्विदंतो लिगेंड है, लेकिन अंतर है। देखो ए का मतलब द्विदंतुक लिगेंड होगा, लेकिन दोनों दाता परमाणु समान होंगे। जैसे एग्जांपल समझाऊं मैंने, CH2 NH2 NH2, दोनों के अंदर दाता परमाणु कौन है? N, समान है। तो ये तो कौन सा हो गया? इसको रिप्रेजेंट कर सकते ए, सममित द्विदंतुक लिगेंड। लेकिन एक लिगेंड जो द्विदंतुक लिगेंड है, जो मैंने शायद लिखाया भी नहीं होगा, अपने सिलेबस में नहीं था इस बार, उसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो। लिख रहा हूं यहाँ पे ग्लाइसिनेटो, शॉर्ट में लिखते हैं इसको GLY माइनस, ग्लाइसिनेटो। अगर आपको याद हो तो बता दो, आपने एक नाम सुना ग्लाइसिन अमीनो अम्ल। ग्लाइसिन अमीनो अम्ल स्ट्रक्चर होती है इसकी H2N CH2COOH, इसको बोलते हैं हम ग्लाइसिन अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं। अब यहाँ से आपने A चढ़ा दिया तो इस O पे क्या गया? माइनस करने से। ये स्ट्रक्चर होती है ग्लाइसिनेटो की। किसकी होती है? ग्लाइसिनेटो की। अब देखो बेटा यहाँ पे एक विशेष बात और कर लें कि इस ग्लाइसिनेटो की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक दाता परमाणु तो होता है आपका N और दूसरा दाता, एक तो होता है N और एक होता है ऑक्सीजन। तो दो दाता परमाणु है, अर्थात ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? आपके द्विदंतुक लिगेंड का। लेकिन यहां पर अंतर है, इसके दोनों, इसमें तो दोनों दाता परमाणु क्या थे? समान थे, और इसके दोनों दाता परमाणु अलग अलग है। तो इसमें समान है, इस कारण से इसको हम सममित द्विदंतुक लिगेंड कह सकते हैं। और ये कैसा होता है?
सममित द्वितंतुक लिगेंड। तो यहाँ पर समझने का मतलब ये होता है कि दो दाता परमाणु होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग अलग से। XL के रूप में रिप्रेजेंट कर दूँ या AB के रूप में। तो इसका अच्छा सा एग्जांपल मैंने यहाँ समझा दिया, क्या, ग्लाइसिनेट हो। अब बेटा एक बात और, मैंने कहा प्रकाशिक समावयवी होते हैं तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, निकिल और ग्लाइसिनेटो का ये तो पूरा फॉर्मूला लिख दो फॉर्मूले में, या शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, GLY। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, H2N CH2 COO caustic 2 और बंद कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसका एक दाता परमाणु क्या आपका N और दूसरा दाता परमाणु क्या इसका O। तो इसको मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं, देखो NI निकिल। ओके, अब इससे दो जोड़ेंगे तो इसको, इसी स्ट्रक्चर को देखो, एक तरफ क्या हो गया आपका N और एक तरफ क्या हो गया O। इसको मैं इसी रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये O ये N, दो दाता परमाणु हो गए। दूसरा इधर ये O इधर छोटा बना दिया कि समझ में आ जाए, ये कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, अब प्रकाशिक समावयवी बनने का मतलब क्या होता है कि प्रकाशिक समावयवी के लिए बीच में क्या लगा होता है, दर्पण बना सकते हैं इस प्रकार का। अब दर्पण में देखो जस्ट उल्टा नजर आएगा कि इधर NI O, इधर N, इधर O, इधर N, ये रहा। तो ये समन्वय संख्या 4 में, इतना याद करना है, समन्वय संख्या 4 में जो प्रकाशिक समावयवता है वो केवल चतुष्फल के यौगिकों में पाई जाती है। उसका तरीका था MXL2 या MAB2। ये कैसा लिगेंड है, द्वितंतु लिगेंड। इसका एक एग्जांपल मैंने समझा दिया है, वैसे इसका एग्जांपल अपने बुक में दिया हुआ नहीं है, ये तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया कि जिससे आप आगे भी पढ़ोगे तो आपके काफ़ी काम में आएगा। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे एक तो समावयवी बनेगा L, और तो इधर वाले के लिए तो मैंने लिख दिया D समावयवी, D समावयवी, उधर वाले के लिए लिख दिया मैंने L समावयवी। तो ये बात तो हो गई समन्वय संख्या 4 के लिए। अब हम बात करेंगे समन्वय संख्या 6 के लिए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो आगे बात करें, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब समन्वय संख्या 6 की बात करते हो बेटा, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा बनता है। यह प्रश्न कैसे आएगा, ये कंपाउंड दे दिया, इसके प्रकाशिक समावयवी या ध्रुवण समावयवी बनाइए। अब बात करें बेटा समन्वय संख्या 6। तो समन्वय संख्या 6 में काफ़ी कंपाउंड में प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है, लेकिन बुक के अंदर जो अपनी NCERT बुक में दे रखी है केवल हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे कि ये तो आप समझ गए कि समन्वय संख्या 6 होगा, तो इसका मतलब उसमें संकरण कौन सा होता है, sp3d2 या d2sp3, और दोनों ही कंडीशन में उसकी आकृति कैसी होती है, अष्टफल की। क्या होती है, अष्टफल की। अब बेटा यहाँ पर आपको एक दो बात जो एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे हैं, उसमें एक तो आपका ये दे रखा है MLL3, द्वितंतु लिगेंड कितने, 3। इसको अगर आप ABCD के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहो तो लिख सकते हो MAA3। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, बाकी कोई अंदर दूसरा होगा MX2LL2 या यहाँ पर MB2AA। बेटा नॉर्मली आपको मार्केट में ये लिखा हुआ, जहाँ पर भी आप पढ़ोगे तो अदर टीचर नॉर्मली आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपनी NCERT बुक में ये रूप दिया है, इस कारण मैंने इसी को लिखा है। अब देखो पहले इन यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। बेटा एक चीज़ और माइंड में कर लेना, प्रकाशिक समावयवता सदैव संपर्क, देखो इसका तो नहीं, लेकिन इसका तो आपने ज्यामितीय समावयवी पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो इस कंपाउंड की आपने ज्यामितीय समावयवता पढ़ी थी, और वहाँ संपक्ष और विपक्ष रूप बनाए थे। अर्थात इसमें दो रूप पहले बन जाएंगे, संपक्ष और विपक्ष। लेकिन प्रकाशिक समावयवता सदैव संपक्ष रूप में पाई जाती है, विपक्ष रूप में प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाती, क्योंकि उनमें सममिति तल उपस्थित होता है। लिख देता हूं मैं, देखो यहां से
कि विपक्ष रूप में प्रकाशिक समयवत्ता नहीं पाई जाती है। विपक्ष रूप में प्रकाशिक समयवत्ता नहीं पाई जाती है क्योंकि इनमें सममिति तल उपस्थित होता है। बेटा क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है एग्जाम में कि समन्वय संख्या 6 वाले, कौन से समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में या अष्टफल की आकृति वाला जो समपक्ष रूप है वो तो हो जाएगा, लेकिन विपक्ष रूप के अंदर कौन से रूप में, विपक्ष रूप में प्रकाशिक समयवत्ता क्या होती है, नहीं पाई जाती, कारण क्या, सममिति तल उपस्थित होता है। अब हम इन दोनों के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले हम इसकी बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो इसका एग्जाम्पल है तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ लिख दिया COEN3 ऊपर 3+। देखो EN द्वितंतु लिगेंड है, 3 के 3 सेम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमें इनके प्रकाशिक समय भी बनाने, तो प्रकाशिक समय बेटा एक दर्पण प्रतिबिंब होंगे एक दूसरे के, तो देखो कंडीशन कैसे बनाएंगे कि समन्वय संख्या कितनी है, देखो 3 है और द्वितंतु लिखें तो समन्वय संख्या हो गई 6, और 6 में आकृति क्या बनती है, अष्टफल की है। तो कैसे बनाएंगे, कोबाल्ट, ध्यान में समपक्ष विपक्ष नहीं बनाने, यहाँ पर हमें उनके प्रकाशिक समावयवी बनाने हैं। अब क्या किया, देखो अपने बीच प्रकाशिक समावयवी का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। तो ये हमने यहाँ पे क्या बना दिया, इनका दर्पण बना दिया बीच में। अब देखो बेटा EN है तो एक EN कितने से जुड़ता है, 2 के साथ, तो एक EN एक यहाँ जोड़ दिया, एक इधर, इस EN को यहाँ जोड़ दिया, इधर इस EN को इधर जोड़ दिया। लेकिन जब आप इसका दर्पण में देखोगे तो दर्पण में आपको पता ना लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नजर आता है, तो दर्पण में जब देखोगे तो ये EN आपको इधर नजर आ जाएगा, इधर वाली कंडीशन ऐसे नजर आ जाएगी। अब मैंने क्या कहा, इसमें एक समावयवी कौन सा होता है आपका, एक D और दूसरा L, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया ये कौन सा हो गया, D समावयवी, और ये कौन सा हो गया आपका L समावयवी। तो ये आपने किसका एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, इसके रूप में इसका एग्जाम्पल पढ़ा है। अब कल मैंने एक बात बताई थी, इस पूरे कंपाउंड पे कितना है, प्लस का 3, तो या तो इसको कॉस्ट में बंद कर लो, ये इसको यहाँ इतना करके क्या कर दिया +3, और इस पे भी इतना करके यहाँ क्या रख दिया +3। तो ये तो इसका हो गया तरीका समझने का। अब आते हैं इस पे, तो उससे पहले क्या करनी पता ही आपको, आलसी लोग हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी ये जो पढ़ रहे हैं वो इसको कंटिन्यू साथ में नोट कर रहे होंगे, तो वो परेशानी वाली बात ही नहीं है। बड़े थोड़ी सी हार्ड पड़ती है समयवत्ता, और थोड़ा सा इसको फोकस बना के रखेंगे कि पहले इनको याद किया, फिर इनसे समझना होगा कि एग्जाम्पल किस प्रकार से आते हैं, तो फिर बहुत ईजिली अपने को याद हो जाती है। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब देखो हम आगे बात करें, तो इसके बाद अब इसको और समझ लेते हैं। तो ये मिटा देते हैं यहाँ से। बेटा इसका एग्जाम्पल तो मैंने कल आपको एक क्लास के अंदर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कमेंट्स कर सकते हो, दिमाग की बत्ती जल रही है तो अपनी। देखो इसके आपने कल कंपाउंड क्या लिखा था, पहले वो लिख रहा हूँ आपको याद हो तो, COCl2 EN2 और प्लस। क्लियर है। अब देखो बेटा सबसे पहले आप ये समझो कि इस कंपाउंड के ही 2 रूप बनेंगे। अगर दोनों Cl पास में तो समपक्ष, और दोनों विपरीत दिशा में है तो विपक्ष रूप बनते हैं। लेकिन प्रकाशिक समयवत्ता सदैव कौन से रूप की होगी,
समपक्ष के विपक्ष रूप में तो क्या बन जाता है सममिति तल। तो पहले इसका मैं समपक्ष रूप बनाता हूँ। समपक्ष रूप का मतलब क्या हुआ देखना यहाँ पे, दो सामान्य संख्या 2 और दो दूनी 4 2 6। तो आकृति कैसे बनेगी इसकी, अष्टफल की है। अब देखो एक सीएल यहाँ पे, दूसरा सीएल यहाँ पे, तो इस ईएन को ऐसे जोड़ दिया यहाँ पे और इस ईएन को यहाँ जोड़ दिया। ईएन का मतलब एथिलीन डायमंड। ये कौन सा रूप हुआ बेटा, दोनों सीएल पास है तो ये रूप हो गया समपक्ष रूप। अब इसका आपको बनाना है प्रकाशिक समावयवी। तो प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन एक दूसरे पर वो अध्यारोपित नहीं होते हैं। अब देखो जब दर्पण में देखोगे तो जस्ट आपको ये उल्टा नजर आएगा, एक सीएल ये, दूसरा सीएल यहाँ पे, ये ईएन इधर हो जाएगा और ये ईएन इधर हो गया। अब देखो अगर आप इसको उठा के दिखने में एक दूसरे के समान है, बिल्कुल आपको एक दूसरे के सेम नजर आ रहे हैं, दर्पण जैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी है। लेकिन अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखो तो देखो गोल पूर्ण रूप से एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अब इसका तो इसमें तो हो गई अपनी प्रकाशिक समावयवता, लेकिन अब देखो इसका विपक्ष रूप और बना दूं मैं, समझ में आपको ज्यादा और अच्छा जाए। हाँ एक चीज और, क्या निशान ऊपर प्लस का, तो यहां पर आपको याद रखना क्या लगाना है, प्लस का निशान, ये जरूर लगाना है। अब देखो इधर दूसरा रूप बना रहे इसका विपक्ष रूप। विपक्ष रूप में क्या था, दोनों सीएल क्या हो जाएंगे, आमने सामने डिशम करने के लिए। तो अब देखो दोनों सीएल हो गए, एक ईएन यहां जुड़ गया, दूसरा ईएन यहां जुड़ गया। अब देखो इसका क्या हो गया कि ये कौन सा रूप आपका, विपक्ष रूप। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो बेटा देखो गौर से कैसे बनेगा, अब दर्पण में बनेगा तो ये जस्ट उल्टा बनेगा। तो ये ईएन इस पे, ये ईएन इधर, ये सीएल और ये सीएल, देखने में आपको साफ समझ में आ जाएगा सेम वो का वही है, कोई अंतर नहीं है। अब देखो इसको उठा के आप इसके ऊपर रख सकते हो, रखोगे तो ये नोट करोगे ये इसको अध्यारोपित कर लेता है। और हमने प्रकाशिक समावयवता में पढ़ा है कि कंपाउंड होता है वो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करेगा। इसके अलावा इस कंपाउंड में यहाँ से आप इसको बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। कितने हिस्सों में, बराबर 2 हिस्सों में। तो इसमें सममिति तल पाया जाता है। तो याद कर लेना जो विपक्ष रूप है, कौन सा रूप है, विपक्ष रूप, वहां से ये लाइन क्लियर होनी चाहिए कि विपक्ष रूप में प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाती है क्योंकि उसमें सममिति तल उपस्थित होता है। बस प्रकाशिक समावयवता कौन से यौगिक में पाई जाएगी, समपक्ष रूप में। तो ये तो बस समझने के लिए था, ये तो केवल था कि विपक्ष रूप में क्यों नहीं होती प्रकाशिक समावयवता, वो चीज़ थी। बाकी आपको तो ये रखना है, हाँ ये जरूर रखना है, इस पर यहाँ किसका निशान रहेगा, प्लस का। तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट आपको है। तो इसके साथ ये तो आपकी समाप्त हुई क्या, प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता कंप्लीट होने का मतलब आपने त्रिविम समावयवता मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ ली, उसमें ज्यामिति और प्रकाशिक दोनों के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जब ये समावयवता लास्ट में कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इनके क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट समावयवता इस चैप्टर की अपनी रह जाती है वो कौन सी है, संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसकी बात हम कल की क्लास में करने वाले। वो थोड़ी इनसे थोड़ी इजी पड़ती है और नॉर्मली थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, लिखने पे अपने को इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।